Hello viewers, welcome to YouTube channel Lex Consilium Foundation. I'm Major General Neelendra Kumar for the playlist Inse Miliye. And I'm in conversation with Lieutenant General Vinod Bhatia, having commanded troops at various levels right up to the core in the varied situations in the Eastern and Western theaters, and he held the coveted appointment of Director General of Military Operations. We are talking today about a matter, a situation that is attracting the views of practically everyone in the globe, and this is the war, the violence in West Asia. As you are aware, 20th of February, it was the combined operation by Israel and the United States that was unleashed against Iran, and the subsequent events have made the headlines almost every day. Joy Bhatia, I welcome you to our channel, and you are no stranger. In fact, your videos have been quite popular on this channel. If you could tell the viewers here about the background of this war, which many are harboring a fear that may well turn out to be World War III. Well, those are the apprehension. All yours. थैंक यू सर। जय हिंद टू यू एंड जय हिंद टू ऑल योर व्यूअर्स सर। आपके चैनल पे आके मुझे अच्छा लगता है। जी बड़ी बातचीत बहुत अच्छी होती है। थैंक यू सर। इसराइल और जो गल्फ कंट्रीज हैं, खासतौर से इसराइल के नेबर्स हैं, द प्रॉब्लम तो उनके बीच में है। और उधर से ईरान जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, उनके 3 एचेस हैं, हमास, हौतीज और हिजबुल्ला। उनके थ्रू जो ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, वो इसराइल के लॉसेस हो गए। और 7 अक्टूबर 2023 से जब ये हुआ, 2024 में हुआ, उसके बाद से लड़ाई जो है बाहर आ गई बिल्कुल। जी Then what happened was that on 25th of June, on June 25, there was a 12-day war, जी जिसमें ऑपरेशन मिडनाइट हैमर था, जिसमें यूएस ने और इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया था। और एज पर द अमेरिकन्स, द न्यूक्लियर फैसिलिटीज वर डिस्ट्रॉयड इन द ऑपरेशन इन 12 days। लेकिन उसके बाद भी वो कहते रहे कि ईरान के पास मिसाइल्स हैं और ईरान से यूएस को खतरा है। ओवर द टाइम हमेशा इसराइल वुड से डेथ टू अमेरिका एंड डेथ टू इसराइल। तो वहां से जो था, इसराइल ने, अभी देखिए बड़े कन्फ्लिक्टिंग से रिपोर्ट्स आ रही थी व्हाइट हाउस से भी, और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी बहुत सारी चीजें बोली हैं इसमें। उन्होंने बोला कि पहले तो उनके वहां बोला कि हमने अटैक किया है, फिर बोला क्योंकि इसराइल अटैक कर इसलिए हमने अटैक किया है। सो क्लैरिटी तो अभी तक मेरे ख्याल से नहीं है, बट द फैक्ट रिमेन्स इसराइल और यूएस एक ही पेज पर है, और ये कोऑर्डिनेटेड अटैक है, मुझे उसमें कोई शक नहीं है, एट द हाईएस्ट लेवल्स। और ईरान को उन्होंने बेसिकली दे वांट टू डिस्ट्रॉय, 3-4 एम है। एक रिजीम चेंज एम था यूएसए का, व्हिच दे हैव नॉट सक्सीडेड एज येट, coming down to the 28th of February. Or second aim था to destroy their nuclear facilities and nuclear uranium enrichment, which they would have destroyed to some extent, definitely. तीसरा एम था कि मिसाइल जो टेक्नोलॉजी है, जो मिसाइल इनके बेसिस हैं और मिसाइल लॉन्चर्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय करना, कि दे वर पोजिंग अ थ्रेट टू इसराइल बेसिकली। ईरान के मिसाइल्स वो यूएस तक नहीं पहुंच सकते, मेनलैंड तक, बट यूएस बेसिस हैं बहुत सारे। यूएस बेसिस आर 800 बेसिस इन अबाउट इन 20 कंट्रीज, और खासतौर से गल्फ रीजन में काफी सारे बेसिस हैं इनके। क्योंकि अभी तक ये था कि यूएस जो है गल्फ कंट्रीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, और इट इज बिकॉज ऑफ दैट। द फोर्थ थिंग इज दैट I think there is more to war than economics also, oil। अभी ऑयल का पूरा कंट्रोल जो है वेनेजुएला के बाद यूएस के पास आ गया, और एक किस्म से ये चाइना को भी बैलेंस करने के लिए है। रशिया चाइना का जो एक्सेस बन रहा है उसको बैलेंस करने, जियोपॉलिटिकल जो गेम्स चल रही हैं, तो चाइना के भी पूरा ऑयल एनर्जी नीड्स है वो वेस्ट एशिया से आता है। एक तो मुझे बताना पड़ेगा, आपने वेस्ट एशिया बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत लोग मिडिल ईस्ट बोलते हैं। मिडिल ईस्ट यूएसए के मिलिट्री एकेडमी में सिखाया जाता था प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर में पहला कि सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम, तो वो शायद उसमें क्लैरिटी नहीं रही, जैसा कि आपने बिल्कुल कहा कि इतनी ज़्यादा चीज़ें थी, और प्रेसिडेंट ट्रम्प के स्टेटमेंट्स, उनके ट्वीट्स आते रहे। तो अब अगर आप ये बताएं, पहली चीज कि ये जो डिवास्टेशन हुआ है दोनों तरफ से, अटैक जो हुए हैं, तो इसमें कौन कौन से नए वेपन्स
आर्मामेंट यूज हुआ है जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट की तरफ से अगर देखा जाए तो इंडिया को भी गौर में रखना चाहिए। देखिए सर, ये लड़ाई तो बिल्कुल अलग से तरीके से हो रही है, बिकॉज बूट्स ऑन द ग्राउंड तो नहीं आए। जी फौज आर्मी को डिप्लॉय नहीं किया गया है, मरीन्स अभी कह रहे हैं डिप्लॉय कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। 82nd एयरबोर्न डिवीजन इज बीइंग मूव्ड, बट इज बीइंग मूव्ड। जी ठीक है, कहाँ जाएगी, कहाँ एम्प्लॉय होगी, कहाँ डिप्लॉय होगी, क्या करेंगे, ये अभी उसमें क्लैरिटी नहीं है। जी 50 एज पर सम रिपोर्ट्स 50 odd C-17 ग्लोब मास्टर्स ऑलरेडी टेकन ऑफ विद ट्रूप्स एंड लॉजिस्टिक्स। तो उनके यूएस के बेसिस तो बहुत ज्यादा हैं। अभी कहीं अंदेशा आ रहा है कि खर्क आइलैंड जो उनका मेन आइलैंड है जहां पर 90% ऑयल एक्सपोर्ट होता है, उसको अगर वो कैप्चर कर लेंगे। लेकिन आई थिंक दैट इज नॉट द इशू। इशू इज, आपने जो सवाल डायरेक्ट पूछा है, जो वेपनरी यूज करी है वो है बेसिकली एयर वॉरफेयर, मिसाइल वॉरफेयर और ड्रोन वॉरफेयर। जी उसके साथ साइबर वॉरफेयर और कॉग्निटिव वॉरफेयर, जिसको हम कहते हैं जी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, कॉग्निटिव वॉरफेयर। तो ये 5 जो है वॉरफेयर यूज हुए हैं। लेकिन इसका ओवरऑल एनकम्पस जो पॉलिटिकल वॉरफेयर है, देयर इज अ पॉलिटिकल वॉरफेयर गोइंग ऑन। मैंने से पॉलिटिकल वॉरफेयर, जो रिजीम चेंज है, दैट इज पॉलिटिकल वॉरफेयर, ये सक्सीड है। तो और तो ये जो एंड आपने बताया कि एयर का, ड्रोन्स का, उसके अलावा आपने कहा मिसाइल्स का, इसका जी, और और कॉग्निटिव साइबर, और प्लस साइबर। इंफॉर्मेशन, और ये कंफ्यूजन, ये भी है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। और इसके अलावा आपने खास तौर से जो उल्लेख किया वो कहा कि पॉलिटिकल वॉरफेयर। पॉलिटिकल तो वॉरफेयर, इसका थोड़ा सा खुलासा करें आप। ठीक है, मैं इसका करता हूँ सर। जी पॉलिटिकल वॉरफेयर, और सबसे बड़ी चीज जो हुई है वो इकोनॉमिक वॉरफेयर हुई है। और इकोनॉमिक वॉरफेयर में ओनली जो कंट्रीज जो वॉर में वो इफेक्ट नहीं हुए हैं, पूरा वर्ल्ड इफेक्ट हुआ है लगभग इकोनॉमिक वॉर से। बेसिकली तो इट्स ये इकोनॉमिक। इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट है, इसको आप वारफेयर कहेंगे या इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हैं? मैं इसको वॉरफेयर कहूंगा, बिकॉज इकोनॉमी, देखिए एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर में है डिप्लोमेसी, इंफॉर्मेशन, मिलिट्री, इकोनॉमिक्स। उसके बाद प्लस मैं 2 बोल देता हूँ पॉलिटिकल कल्चर। ठीक है, ये कनेक्टेड है, इंटरकनेक्ट। और आपने प्रिंसिपल ऑफ वॉर की बात करी, तो मैं ये सोचता हूँ ये पॉलिटिकल वॉरफेयर इसलिए है क्योंकि द मेजर एम ऑफ द यूएस इज रिजीम चेंज, विच इज रिजीम विच दे वांट, विच इज अ फ्रेंडली रिजीम। लेकिन ये पहली बार ही नहीं हुआ है। अगर आप देखें सर, इन 1953 में यूएस ने रिजीम चेंज करी थी यहाँ पर, जब उन्होंने ऑयल को नेशनलाइज करने की कोशिश ईरान ने, तो शाह को लेके आए। फिर 79 में दोबारा रिजीम चेंज हुई, जो अयतुल्ला खुमैनी थे वो तो पेरिस में थे, उनको उनको लेके आए। तो रिजीम चेंज लीबिया में हुई, सीरिया में हुई, वो अभी वेनेजुला में हुई, तो बहुत सारी जगह भी रिजीम चेंज हुई है। अगर हम अपने आसपास भी देखें, श्रीलंका में कलर रेवोल्यूशन, बांग्लादेश में, नेपाल में भी, देखिए ये रिजीम चेंज। और हमारे जो म्यांमार में हो रहा है, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, मुझे एक हल्का सा थ्रेड लगता है कनेक्शन। ठीक है ना, देयर सम थ्रेड व्हिच इज गोइंग ऑन, एंड इट इज टू डिस्टेबलाइज सर्टेन थिंग्स। पूरा तो नहीं इसमें कवर कर सकता, इसमें बड़ा लंबा चल जाएगा वो। बट द फैक्ट मींस इट इज पार्ट ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री वॉरफेयर व्हिच इज साइमल्टेनियस। लेकिन यूएस के पास मेरे ख्याल एपेटाइट नहीं है कि वो बूट्स ऑन द ग्राउंड डालें। ईरान जो है सर, आप तो फौजी हैं पुराने बहुत, आपका एक्सपीरियंस है। ईरान जो है डिफेंडर्स डिलाइट है। जी ईरान को मुझे डिफेंड करना पड़ेगा, दैट इज अ डिफेंडर्स डिलाइट। उनकी टेरेन जो है डिफेंडर्स डिलाइट है। उनको अगर अब जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, उसके साथ जो लैंड लगती है, दीज आर शेयर क्लिफ्स, उसको कैप्चर नहीं कर सकते आप। जी ठीक है, द ओनली वन हु सक्सीड कैप्चरिंग दिस एरिया वाज अलेक्जेंडर इन 320 इन द 4th सेंचुरी बीसी। उसके बाद नहीं हुआ है। टैंक्स डोंट मूव, मैक वॉरफेयर नहीं हो सकता। ठीक है, एंड ओनली इन्फेंट्री कैन मूव बेसिकली, और उसको क्रिस क्रॉस करना पड़ेगा। और इसमें एक और चीज हम भूल रहे हैं सर, जो अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर यूएस ने बिना ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड, यूएस विल नॉट बी एबल टू अचीव द एम्स। क्योंकि एंड में आपके जितने आपने डिस्ट्रक्शन कर लीजिए, द विल ऑफ द पीपल आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। एंड मेरे ख्याल से यूएस की एग्जिट स्ट्रेटेजी नहीं है। अभी 5 दिन को उन्होंने पॉज दिया है टू बिल्ड अप टू लॉजिस्टिक्स पॉज है ये एग्जिट, उनकी एग्जिट स्ट्रेटेजी देख वन इन, उन्होंने सोचा ये सब जल्दी से हो जाएगा और हम वापस आ जाएंगे, ये होने नहीं वाला है। और मुझे इसमें ना प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की बात याद आती है। हमारे प्रधानमंत्री थे जब 2001 में जब पार्लियामेंट में अटैक हुआ, तो उन्होंने ओपनली बोला था आर पार की लड़ाई होगी, अगर जी आपको याद हो। आर पार की लड़ाई। बट ये आर पार के लड़ाई, तो और पराक्रम फौज ने डाल दिया, और आप उस टाइम पे मतलब तो अब आपका इशारा ये है कि शायद यहाँ पर भी आर पार की लड़ाई होगी? नहीं सर, मेरा इशारा ये नहीं है। मेरा जी इशारा ये, और पराक्रम हो गया, जी 7-8 महीने में लड़ाई नहीं हुई। जी तो किसने तब प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी से पूछा कि आपने आर पार लड़ाई में लड़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप? जी तो उन्होंने लड़ाई तो मैं आज शुरू कर दूं।
जी लेकिन खत्म कैसे करनी है, कब करनी है, ये मुझे पता नहीं। सो आई थिंक यूएस हैज गॉन इनटू दिस वॉर जी विदाउट एन एग्जिट स्ट्रेटजी। उनकी एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं। वियतनाम में ये हुआ, अफगानिस्तान में ये हुआ है। तो इट इज मतलब वर्ल्ड्स बेसिक सुपर पावर हैज गॉन टू अ वॉर विदाउट एन एग्जिट स्ट्रेटजी। तो दे ये थॉट दे सिचुएशन हमारे ऑप सिंदूर से अलग है, जहां पहले सोच लिया था कि हमको किन ऑब्जेक्टिव्स को, किन टारगेट्स को एंगेज करना है, नो मोर। अब सिंदूर वाज अ क्लासिक पॉलिटिको मिलिट्री ऑपरेशन। जी हमारे पॉलिटिकल एम्स क्लियर कट, हमारे मिलिट्री एम्स क्लियर कट, और हमारे वेज एंड मीन्स क्लियर कट कि हमने ये करना है। और एस्केलेशन कंट्रोल उसमें कीड इन था, फैक्टर था। और मैं ये सोचता हूँ पाकिस्तान बोलता बहुत कुछ है, लेकिन उनको ज्यादा चाहिए था एस्केलेशन नहीं होना। तो यहाँ पर तो यूएस के अलाइज भी अटैक होंगे, शायद ये एंटिसिपेट नहीं किया था यूएस ने, ट्रंप ने और नेतन्याहू ने। सर मैं ये नहीं सोचता कि एंटीसिपेट नहीं, क्योंकि कंटीजेंसी प्लानिंग देखिए हर फौजी कंटीजेंसी प्लानिंग करता है। जी और ये तो मतलब कंटीजेंसी प्लानिंग तो जून से चल रही होगी या पहले से चल रही होगी। कंटीजेंसी प्लान तो हमेशा होते हैं। अभी यूएस बेसिस पे अटैक उन्होंने प्रोबेबिलिटी लो रखी होगी, बट प्रोबेबिलिटी तो उनके दिमाग में आई होगी। जी प्रोबेबिलिटी तभी तो उनको बेसिस बना रखे हैं। उनको उन्हें एयर डिफेंस दे रखा है, उनको मिसाइल्स दे रखी हैं, उनको आयरन डोम दे रखा है। अब देखें तो पूरा उन्होंने कवर दे रखा है। क्यों दे रखा है? क्योंकि थ्रेट तो थी हमेशा से, लेकिन उन्होंने सोचा प्रोबेबिलिटी लो होगी, क्योंकि ईरान विल नॉट अटैक देयर फेलो इस्लामिक कंट्रीज। लेकिन ईरान ने फेलो इस्लामिक कंट्रीज अटैक नहीं किया। उन्होंने क्या किया, यूएस बेसिस पर अटैक किया हुआ। ठीक है। अभी इसमें भी बहुत सारी और चीजें आ जाती हैं, बिकॉज इट इज नॉट ग्रे जोन है बहुत। अभी इसराइल जो है, ब्रिटिश यूज्ड टू से डिवाइड एंड रूल। जी अभी इसराइल कहता है डिवाइड एंड कॉन्कर, बिकॉज नाउ द गल्फ रीजन इज डिवाइडेड। अगर आप देखें गल्फ रीजन डिवाइड होगी ना पूरी। जी हाँ द इस्लामिक नेशंस या इस्लामिक नेटो जो बन रही थी, जिसके हम इस्लामिक नेटो की बात कर रहे थे, जब सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का जब स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, तो बहुत सारी चीजें शुरू हो गई थी उस टाइम पे। अभी वो सब डिवाइड हो चुका। तो तो क्या ख्याल है आपका, अभी ये जो रिलेटिवली लल है बैटल में, आप किस तरह से सिचुएशन को रीड करते हैं? क्या ये यही चालू रहेगा या ये ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है? मेरे हिसाब से तो ईरान की जो कंडीशंस जो उन्होंने रखी हैं जी सीज फायर के लिए, और वो कंडीशंस आपको मतलब पूरे पूरे मीडिया को तो पता ही है, सब ओपन सोर्स में है। वो कंडीशंस मीट करना मुश्किल होगा, क्योंकि उनको कंपनसेशन चाहिए। जी उनको सिक्योरिटी गारंटी चाहिए कि आगे से कोई ईरान पे अटैक नहीं करेगा। तो और 15 पॉइंट पीस प्लान जो भी आज आ रहा है, जी उसको मैं स्टडी तो नहीं कर पाया हूँ। सच बात तो ये तक पूरा पता नहीं लग रहा कि जी एग्जैक्टली क्या है। लेकिन 15 पॉइंट जो पीस प्लान है, उसमें यूएस ने भी अपना नेगोशिएशन रखा हुआ उसमें, क्योंकि यूएस भी इतनी जल्दी हार मानने वाला तो नहीं है। इट्स अ वेरी जी मेजर सुपर पावर। तो मेरे ख्याल से अभी ये लंबा चलेगा। दिस विल तो कंटिन्यू। इस जंग में, जिसमें आसार हैं कि ये लंबी चलेगी, और इसमें इंडियन ओशन रीजन में वो जो ईरान का अटैक था, शिप था, वो अटैक हुआ जो हमारे यहाँ से जा रहा था। उसके बाद ये सुनने में आया कि एक काफी पावरफुल सबमरीन आकर के हमारे वाटर्स या हमारे बैकयार्ड में, अगर हम कहें, और इंडियन ओशन रीजन को तो ये कहा जाता है कि हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, वहां पर वो रही। और अब नेवी के जो हमारे जहाज हैं, वो मर्चेंट व्हीकल्स को, मर्चेंट शिप्स को जो उधर से ऑयल एनर्जी ला रहे हैं, उनको एस्कॉर्ट करेंगे। तो इनको देखते हुए मैं आपसे अगला सवाल ये जानना चाहता हूँ कि पहली चीज, कि इंडियन ओशन रीजन में क्या हमारे लिए रिस्क हैं इस वक्त, और बाकी जो हमारे बॉर्डर्स हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहां पर हमको क्या केयरफुल रहना चाहिए? सर आपने बिल्कुल ठीक बात करी है। हमें अपने कंसर्न्स देखने चाहिए। जी हमें ये देखना चाहिए कि इस वेस्ट एशिया क्राइसिस को हम कैसे नेविगेट करते हैं, जी उसे हमारे लिए चैलेंजेस क्या हैं और हमारे अपॉर्चुनिटीज क्या है। अभी एक बात तो बिल्कुल साफ होगी कि इंडियन ओशन रीजन जो है मिलिटराइज हो गया पूरी तरह से। जी पर यूएस तो पहले से था, अभी इंग्लैंड आ गया है, फ्रांस जी है, जर्मनी है, चाइना है, रशिया है। हम तो हैं ही, एंड दैट इज आवर डायरेक्ट कंसर्न। इंडियन ओशन रीजन हमारा बैकयार्ड है, हमारा स्फीयर इन्फ्लुएंस, हमारा डायरेक्ट कंसर्न है। तो वहां पर मिलिटराइजेशन जो है, और नेवल नेवी में मुझे लगता है जो है, अगर एक भी कुछ गड़बड़ हो गई तो वॉर शुरू। देखिए लैंड में अगर एस्कलेशन हो सकता है। क्योंकि लैंड में अगर गलवान हुआ तो हुआ, जी कंट्रोल हो गया। हाँ जी। और अगर एयर देखा जाए, आप सिंदूर सिंदूर की बात करी तो इट इज कंट्रोलेबल। बट जो सीज में है,
ओपन सीज में है, वहां पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ये मेरा बिटवीन द थ्री नेटिवली सीज में अगर कोई ग्रो हो जाता है या कोई ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, तो वो जो है एस्केलेट होना बहुत जल्दी उसका हो सकता है। तो वी हैव टू वेरी केयरफुल एंड वी हैव टू बिल्ड कैपेबिलिटीज इन द इंडियन ओशन रीजन। और हमें और भी सीखना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है। जो नेक्स्ट चोक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, वो चाइना का जो है वो स्ट्रेटेजिक कंसर्न है, चाइना की स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी है। और हमारे पास अभी कार निकोबार में एयरफील्ड बन रहे हैं, 4 एयरफील्ड है हमारे वहां। तो वी कैन सेटिंग बीइंग जिसको कहते हैं, चाइना के साथ हमारा जो बाउंड्री क्वेश्चन है, और चाइना हमारे पे जो करता रहता है, बीच में इंट्रूशंस करता रहता है, उसकी अगर हमने दुम दबानी है तो वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का क्योंकि 80% उनके एनर्जी नीड स्ट्रेट ऑफ मलक्का से जाते हैं और उनका पूरा ट्रेड मलक्का पे डिपेंडेंट करता है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द लेसन्स लर्न ऑफ सी पावर एंड मेक श्योर दैट इंडियन ओशन रिमेन्स एन ओशन ऑफ इन्फ्लुएंस फॉर इंडिया। तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक नया डेवलपमेंट एक तरह से देखा जाए, ये हुआ कि वहाँ पर पैसेज जो नेविगेशन का था उसको कंट्रोल करके, उसको कर्ब करके, और वहाँ पर ईरान ने अपनी डोमिनेंस दिखाई है। ऑलरेडी बात चल रही है, पूरी ग्लोब का ध्यान था साउथ चाइना सी के ऊपर काफी दिनों से पहले, और उसको देखते हुए कि क्या इंटरनेशनल रिलेशंस में इस तरह से बाकी मुल्क हैं वो अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ये पैसेज, नेविगेशनल पैसेज का भी इस्तेमाल करेंगे कर्व करने के लिए, ये एक ट्रेंड शुरू हो सकती है। ट्रेंड तो शुरू हो गई ऑलरेडी सर। अभी ओनली प्रॉब्लम जो है कैपेबिलिटी और कैपेसिटीज की। अगर मेरे पास कैपेबिलिटी है, कैपेसिटीज हैं। अभी देखिए, ईरान ने स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग थी, दिगो काशे पे उसने मिसाइल अटैक कर दिया 4000 किलोमीटर। तो ही ट्राइंग टू से कि भाई जितने तुम्हारे रीजनल बेसिस हैं, मैं उसको पहुंच सकता हूँ, एंड दिगो काशे इज इंपॉर्टेंट। तो जितने हमारे जो कम्युनिकेशन हैं, जितने चोक पॉइंट्स हैं, उसको हम पर कंट्रोल करना, उस पे हमें मैरीटाइम अवेयरनेस रखना, वो बहुत जरूरी। और स्पेशली सबमरीन वॉरफेयर, सब सरफेस वॉरफेयर, सब सरफेस वॉरफेयर अलग है थोड़ा सा, तो उसमें देखना पड़ेगा। और साथ में वी हैव टू बी इंटीग्रेटेड इन ऑल स्फीयर्स, बाय एयर, स्पेस, साइबर, सी, सब सरफेस, तभी हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। अगर हम ऐसे लड़ते रहे, नेवी अलग और एयरफोर्स अलग और स्पेस अलग और साइबर अलग, तो वी विल नॉट बी एबल टू ऑप्टिमाइज आवर रिसोर्सेस। हमको इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा, और इंटीग्रेट हमको सब कुछ करना पड़ेगा। और ये हमारा वन ऑफ द मेजर लेसन्स जो हमें सीखने को मिला है ईरान वॉर से, कि अर्लियर वी इंटीग्रेट द बेटर विल बी। नए वेपन्स जो इसमें इस्तेमाल हुए हैं इस लड़ाई में अभी तक, इनको देखते हुए आप क्या आपकी सोच है कि कौन सा वो वेपन सिस्टम्स हैं जो कि इंडिया के लिए सूटेबल रहेंगे इस सिचुएशन को देखते हुए? सर देखिए, वेपन सिस्टम तो जो इस्तेमाल रहा है मुझे सीखना पड़ेगा। जी अभी मेरे ख्याल से वी विल नीड लो कॉस्ट हाई इफेक्ट वेपन्स, जी जैसे ड्रोन्स हैं, कामिकाज़े ड्रोन्स हैं, शाही ड्रोन्स हैं। अभी उसमें सर्च कैपेसिटीज चाहिए। अभी ईरान ने सिखा दिया है कि वो प्रोड्यूस करते हैं 100 से 150 ड्रोन एवरी डे। अभी जो शाही ड्रोन को जो किल करता है, वो $1 मिलियन का है, और शाही ड्रोन आता है 25 से 50,000 डॉलर का। तो वील हैव टू लुक एट द इकोनॉमी ऑफ वॉर, कि हमें कौन से वेपन चाहिए और किस तादाद में चाहिए और किस रेंज में चाहिए, एंड दे शुड सूट इंडियन कंडीशंस। इट इज नॉट दैट कि यूएस ने कर दिया तो हमको यूएस से सीखना ना। Indian conditions, Indian character of war, the way we're going to be fighting war, that has to be seen. तो ये And जो we have आपने used drones जिक्र very किया successfully. इकोनॉमी ऑफ वॉर, तो ये भी आगे चल करके हमारे लिए काफी रेलेवेंट होगी, इसको ध्यान में रखना। बिल्कुल सर, बहुत बहुत रेलिवेंट होगी। नॉट एक ध्यान रखना सर, हमें अपने प्रोसीजर प्रोसेस चेंज करने पड़ेंगे। हमारे प्रोसीजर प्रोसेस तो बाबा आदम के जमाने के हैं। अभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसको पहले एओएन लें, फिर उसके बाद हमने क्यूआर फ्लोट किया, जीएस क्यूआर फ्लोट किया, फिर वो 70 आदमी उसको साइन करेंगे, फिर उसका 10-10, 15-15 साल लग जाएंगे बनते हुए। नहीं, इट हैज टू बी नाउ स्पेशल प्रोजेक्ट व्हीकल्स होंगी। आपने 3 आदमी को बुलाया, उनको बोला ये तुम्हारे पैसे हैं, ये तुम्हारा टाइम है, ये तुम्हारा मुद्दा है, और ये हमें वेपन्स चाहिए इस टाइम पे। वी कैन नॉट गो फॉर L1 एंड जो प्रोसीजर है जो वो अभी खत्म हो गया है। एंड वी हैव टू क्रिएट कैपेसिटीज अपने आप, जिसको कहते हैं ना अपने आप अंदर की। एंड आई डू नॉट नीड द बेस्ट वेपन्स, आई नीड
वर्केबल वेपन, क्योंकि 60 to 70% जो हमारी टेक्नोलॉजी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं इज लो टू मीडियम टेक्नोलॉजीज, ओनली 20% मीडियम टू हाईटेक। हम समझिए हाईटेक की बात करते रहते हैं, हाईटेक तो सिर्फ 10% टेक्नोलॉजी है हमारा, 5 to 10%। जो मेन टेक्नोलॉजी है वो तो लो टू मीडियम टेक्नोलॉजीज है। वो हम इंटरनलाइज क्यों नहीं कर सकते, प्रोड्यूस क्यों नहीं कर सकते? हमें क्यों अपने प्रोसीजर और प्रोसेस फंसे रहते हैं पूरा टाइम? एक छोटा सा मल्टी मोड यूनिट बना देंगे हम 3 डिकेड 30 साल लगा, ऐसे तो काम नहीं चल सकता। Because the technology is moving so fast, we will have to upgrade our procedures and processes. बहुत सही फरमाया आपने। और जहाँ तक कि हमारी थिएटर कमांड्स और ट्राई सर्विस एनवायरनमेंट है, उसमें आप क्या इस लड़ाई से जो अभी तक चली है, क्या सबक आप हाईलाइट करना चाहेंगे? देखिए, अभी हमको अपने जो स्ट्रेंथ्स हैं उसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा, और जो हमारी वीकनेसेस है उसको एड्रेस करनी पड़ेगी। वीकनेसेस हैं हमारे में, हमको कोई ऐसा नहीं है कि हमें फ्यूचर रेडी होना पड़ेगा। और फ्यूचर रेडी होने के लिए हमको जो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस आ रहे हैं, मल्टी डोमेन वॉर्स हैं व्हिच विल फॉट इन ऑल डोमेन्स फ्रॉम स्पेस टू सब सरफेस एवरीवेयर, तो हमें उसमें इंटीग्रेट थिएटर बनाने पड़ेंगे, और उस थिएटर्स को हमें एम्पावर करना पड़ेगा। तो एंड दीज आई थिंक मेजर चैलेंज होगा, ट्रांजिशन होगा, जहां पर डिफेंस प्रिपेयर्डनेस जो अभी सीडीएस के पास है और ऑपरेशन रेडीनेस जो सर्विस चीफ्स के पास है, वो चेंज होनी पड़ेगी। और सीडीएस जो है वो ऑपरेशन रेडीनेस ले लेगा, और चीफ्स जो है वो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस ले लेंगे। तो ट्रांजिशन जरूरी है। तो अभी जो सिस्टम्स हैं ट्राइड एंड टेस्टेड सिस्टम्स हैं, बट ऑप्टिमल सिस्टम्स नहीं है, उसमें हमारे स्ट्रक्चर्स जो है सिनर्जाइज नहीं है। तो वी विल नीड दैट, वी विल नीड, अभी देखिए नेशनल टास्क फोर्स 2012 में उन्होंने बोला था हमको ये साइबर कमांड होगी, स्पेस कमांड होगी, स्पेशल ऑपरेशन कमांड होगी, और 2012 से 2026 हो गया, अभी तक ये डिवीजन स्ट्रेंथ में है, which means nothing. We have a cyber division, we have a armed forces special operation division, we have a space division और agency. सही फरमाया आपने कि उस स्पेक्ट्रम में हमको वहां पर स्पीड अप करना पड़ेगा। और अब आपसे अगला सवाल ये है कि ये सुनने में आया है कि पाकिस्तान ने अपने गुड ऑफिसर्स दिए हैं कि वहां पर बातचीत हो। वो अभी तक किसी भी दृष्टि से नेगेटिव नहीं हुआ है। तो अगर पाकिस्तान में मीडिएशन होता है और बातचीत होती है, तो उसका स्ट्रेटेजिक स्फीयर में और डिफेंस में क्या फॉल आउट हो सकता है जो हमको जिस पर नजर रखनी चाहिए? तो ये डिप्लोमेटिक फील्ड में अगर पाकिस्तान इसको फैसिलिटेट करता है, कर रहा है, जो मतलब जी, जो सुनने को आ रहा है, एंड अगर वो सक्सीड करता है तो आई थिंक यूएस विल बी वेरी ओब्लाइज टुवर्ड्स पाकिस्तान। जी, और इसमें पाकिस्तान जो है वर्ल्ड बैंक से पैसा लेगा, बिकॉज इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है। उनकी मिलिट्री जो है वो हमेशा आगे रही है, एंड दे विल गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम यूएस, मिलिट्री ग्रांट्स मिलेगी उनको। और हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उसमें, क्योंकि हमें अपनी मिलिट्री अपग्रेड करना पड़ेगा, और हमें उसको बजट चाहिए। जो इकोनॉमिक स्टेट है वो भी हमारे 7.5% ग्रोथ बोल रहे थे। मुझे नहीं पता अगर वो 7.5% ग्रोथ अभी सस्टेनेबल है या नहीं है, लेकिन अगर रिकंस्ट्रक्शन होगी तो 4-5 साल लगेंगे अभी। ये नहीं कि कल को वॉर खत्म हो जाएगी तो परसों से शुरू हो जाएगा सब कुछ, वो भी नहीं होने वाला, बिकॉज रिकंस्ट्रक्शन फेज विल टेक टाइम। और रिकंस्ट्रक्शन में भी जो होगा उसमें बड़े सारे स्टेक होल्डर्स होंगे। क्या होगा, तो इट विल इम्पैक्ट आर ग्रोइंग इकोनॉमी जो थी हमारे 7.5% पे, मेरे ख्याल से वो हमें इम्पैक्ट करेगी। वी आर डूइंग वेरी वेल, बट वी हैव टू वेरी केयरफुल। और इसमें पाकिस्तान अगर वो अपग्रेड करता है तो पाकिस्तान चाइना का जो नेक्सस है और स्ट्रांग हो जाएगा, और वो हमको मैच करना पड़ेगा। उसके लिए हमको फंड्स चाहिए होंगे, और उसके लिए नॉट ओनली फंड्स चाहिए होंगे, ऑप्टिमल स्पेंडिंग चाहिए होगी हमको, कि उसको तरीके से स्पेंड कर सकें। वो हम नहीं देखते हैं, हमारे पास फंड्स हैं भी, उसको तरीके से स्पेंड करना है, ऑप्टिमल स्पेंडिंग नहीं होती है, क्योंकि हमारी ओवरसाइट है वो बहुत लंबा प्रोसीजर कर देती है, उतने डिलेज बहुत होते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 साल वो केस को ऊपर नहीं चलता रहता है। वो आजकल की दुनिया में नहीं चलेगा। वी हैव टू बी डिसिसिव, वी हैव टू से दिस इज रिक्वायर्ड एंड दिस इज रिक्वायर्ड एज ऑफ यस्टरडे। तो वो प्रोसीजर हमको बदली करने, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, अगर हम प्रोसीजर नहीं बदली करेंगे, हम वही धीरे चाल में, मैं इन्फेंट्री वाला हूँ मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, हम उसी धीरे चाल में चलते रहेंगे। इसी तरह मैं अपने व्यूअर से कहना चाहूँगा कि हमारे साथ बने रहें और इस सिचुएशन पर हम और भी आगे बात करके हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं जो इसको वॉच कर रहे हैं उनके आइडियाज़, उनके ओपिनियन और उनके ऑब्जर्वेशंस आपके सामने रख। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।